बारे में, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ये कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है घरों में, इसका नाम शॉर्ट सर्किट ही क्यों रखा गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट कब होता है हमारे घर में, जब हम कभी अपने घरों में जो भी कनेक्ट करते हैं वायर्स, जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक हमारा है पॉजिटिव बैटरी का और ये नेगेटिव। हम कनेक्ट कैसे करते हैं, हम सबको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब हुआ, जैसे हमने एक वायर यहाँ से ला करके यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिए हम इलेक्ट्रिक जो हमारा बल्ब है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा कनेक्शन हम इसी में पैरेलल कर देते हैं। यहाँ से ला करके हमने कनेक्ट कर दिया एक टीवी को। उसी तरह से और भी कनेक्शंस कर सकते हैं। अगर आपको फैन का करना है तो हम यहाँ पे एक फैन कर दिए। इसी तरह से हीटर का करना है तो हीटर का कनेक्शन कर देंगे। तो जो भी है इसमें से वो सारे इक्विपमेंट्स को हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने से होगा क्या, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा आई। जब सर्किट में हमने पैरेलल में जोड़ा है तो क्या होगा, हम लोग पढ़े थे कि पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N। मतलब जितना रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे उतना ही कम होते चला जाएगा हमारा जो है वैल्यू। पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस लगाएंगे उसका वैल्यू कम होते चला जाएगा। इसका मतलब जैसे कि अगर आप फैन चला रहे हैं और एक एसी भी चालू कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर्किट में। नहीं, आपने पैरेलल में कनेक्ट किया एक एसी भी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये बात याद रखना है। एक बात ये हुआ कि रेजिस्टेंस इसमें कम हो गया। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अगर R कम हो गया, R के कम होने से I क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात याद रखिए। R डिक्रीज करेगा तो I क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कब, जब V हो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि पैरेलल में हमने कंबाइन किया है, तो I जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और V जब कांस्टेंट है, I के इंक्रीज करने से क्या होगा, हीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हीट इंक्रीजेज क्यों, हीट इक्वल टू होता है I² RT। मतलब हमने रेजिस्टेंस कम किया, हीट इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर कल तो आपने बताया था कि जूल्स लॉ ये कहता है कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा। हाँ, ये सही है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, लेकिन कम करने से ओम्स लॉ से I जो है वो बढ़ता है। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ाएं तो हीट 2 टाइम्स बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस 2 टाइम्स घटाएं तो करंट क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। और करंट यहाँ से 2 टाइम्स बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, V/I। देखिए I नीचे आया तो इसको 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो करंट भी 2 टाइम्स घट जाएगा। अगर इसको 2 टाइम्स घटा दिए रेजिस्टेंस को तो करंट यहाँ से 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। करंट 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो यहाँ 2 रखिए तो हीट कितना इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा हुआ। मतलब जब रेजिस्टेंस सर्किट में घट जा रहा है तो उस समय हीट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात याद रखना है। फिर से सुनिए क्या हम बता रहे हैं कि जब भी हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं बहुत सारे सर्किट्स को, तो होता क्या है, हमारे घर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होने से I जो है वो इंक्रीज कर जाएगा जब भी कांस्टेंट हो। ये ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं। जब I इंक्रीज हो गया तो हीट क्या होगा, हीट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज होगा, इसके स्क्वायर से हीट इंक्रीज हो जाएगा। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। तो स्क्वायर से हीट जो है वो इंक्रीज होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये टर्म्स है
जो आपको इसमें याद रखना है। तो इस सर्किट में जैसे ही हम बहुत सारे अप्लायंस को ऐड किए तो इस सर्किट का जो हीट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हीट इंक्रीज होने से क्या होगा, अब देखिए रेजिस्टेंस कम होने का एक और तरीका है। जब कभी भी यहां का प्लस इस माइनस से कनेक्ट हो जाए, किसी भी गलती से हमारा ये बल्ब खराब हो गया या फिर कोई और डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से यहाँ का प्लस इस निगेटिव से क्या हो गया कि कंबाइंड हो गया। जब ये निगेटिव से कंबाइंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए इस सब में रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। अब करंट किधर से फ्लो होगा, जिधर से रेजिस्टेंस नहीं होगा। जिधर से भी रेजिस्टेंस नहीं होगा उधर से, मतलब अपोज करने वाला कोई नहीं रहेगा, उधर से ही करंट फ्लो होगा। जैसे हमारा यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है और इसको दो पार्ट में हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, दो रास्ता है। एक रास्ते में हमने ऐसे बंद कर दिया, बहुत सारे पत्थर, वाटर को फ्लो कराना है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो वाटर मैक्सिमम वाटर इधर से फ्लो होगा। मैक्सिमम क्या, अगर ये ब्लॉक है तो सारा वाटर इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रास्ते ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस फ्री है। ऐसे समझिए कि ये रास्ता में रेजिस्टेंस है, मतलब ब्लॉक कर दिए हैं, और ये रास्ता में रेजिस्टेंस नहीं है, खुला हुआ है। तो जो करंट आएगा वो करंट, टोटल करंट इस सर्किट में आ जाएगा। अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो आई इंक्रीज हो जाएगा। आई के इंक्रीज होने से क्या होगा, हीट जो है उसके स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये सर्किट में हीट जो है काफी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से जो इसके ऊपर का जो कवरिंग लगा है उसमें आग लग जाएगा और वो जलने लगेगा। ये फेनोमेना कहलाता है हमारा शॉर्ट सर्किट। क्यों ये हुआ, जब ये प्लस और माइनस जुड़ गया था। इस पूरे फेनोमेना को फिर से समझिए कि हमने क्या अभी समझाया। हमने समझाया कि जब किसी सर्किट में हम बहुत सारे इक्विपमेंट को अटैच करते हैं पैरेलल में, तो होता क्या है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है। ओम्स लॉ से जब R डिक्रीज करेगा तो I इंक्रीज करेगा। जब V को कांस्टेंट रखे, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, हम बार बार बदल तो नहीं रहे हैं, वही वोल्टेज आ रहा है, सिर्फ क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो है हमारा डिक्रीज हुआ है, तो I जो है इंक्रीज हो गया। अब I इंक्रीज होगा तो हीट पे क्या होगा, हीट भी इंक्रीज हो जाएगा स्क्वायर से। अगर दिमाग में किसी बच्चा को आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला में R भी तो ऊपर है, R इंक्रीज करने से हीट इंक्रीज होता है, तो ऐसे सोचिए कि टू टाइम्स अगर R को इंक्रीज करेंगे तो H 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, लेकिन 2 टाइम्स R को डिक्रीज करेंगे तो I भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। I 2 टाइम्स बढ़ेगा तो हीट कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हीट ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए R को घटाने से हीट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब R घट गया, इसका कंडीशन एक और क्या है कि जब भी इस बल्ब का पॉजिटिव और निगेटिव किसी भी कारण से अटैच हो जाए, तो ये कहाँ जाना चाहता है, ये हमेशा जाना चाहता है निगेटिव में आके मिलना चाहता है। रास्ते में हमने बल्ब रखा है, उससे जाके ये टकराता है, उस बल्ब को जलाता है और फिर आगे जो बचा हुआ एनर्जी रहता है वो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, बल्ब है ही नहीं, वो दोनों वायर अटैच हो गया, तो पूरा का पूरा करंट इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब पूरा का पूरा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, R का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0, तो करंट बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा इस सर्किट में। तो हाई करंट होने से क्या हो जाएगा, हीट भी इंक्रीज हो जाएगा, और इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्योंकि जो ये सर्किट है इतना बड़ा, उसमें अब सर्किट कितना हो गया, इतना छोटा हो गया, ये सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, इसलिए इसका नाम रखे शॉर्ट सर्किट। किसी बच्चे ने बोला कि सर ये जल गया तो मतलब इसका अटैच हुआ तो भी सर्किट शॉर्ट होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस है, करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, करंट यहां से जाकर के यहां से फ्लो होगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस छूट गया, तो पहले की अपेक्षा सर्किट छोटा हो गया, तो फिर बोलेंगे इसको शॉर्ट सर्किट। क्योंकि इसमें क्यों नहीं गया, यहां से समझिए, जब वाटर फ्लो हो रहा है और एक रास्ते को हमने क्या किया, पत्थर से जाम कर दिया, तो वाटर किधर फ्लो करेगा, जो रास्ता जाम नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ नहीं था, इसलिए यहाँ अगर ये अटैच हो गया है तो सारा का सारा करंट
इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए इस टर्म को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के लिए आपको याद रखना है कि जब भी टू अपोजिट पोटेंशियल मतलब एक प्लस और एक माइनस कनेक्ट हो जाते हैं, तो सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन रेजिस्टेंस करेंट इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ करेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और करंट इंक्रीज होगा तो सर्किट में हीट क्या होगा, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हीट एनर्जी जो है काफी हो जाएगा। तो जो आइसोलेशन लगाए हैं, कवरिंग लगाए हैं वायर के ऊपर, उसमें आग लग जाएगा, वो जलने लगेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को अगर ये नहीं समझ में आया तो पूछो, इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी बोलिए। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। ओवरलोडिंग का अलग कंसेप्ट है, उसको अभी पढ़ाएंगे ओवरलोडिंग कब होगा। ठीक है, अभी शॉर्ट सर्किट का हम लोग पढ़ रहे हैं। जीरो बिल्कुल भी नहीं होता है, जीरो रेजिस्टेंस क्यों नहीं होता है, ठीक है, उसको हम समझा देते हैं, उसके बाद शॉर्ट सर्किट बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, क्या इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है? तो देखिए कोई भी वायर है उसके पास खुद का तो रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का खुद का रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का खुद का रेजिस्टेंस है, तो खुद का जो रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा, मतलब वो रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस इसके पास खुद की रेजिस्टेंस है, खुद की प्रॉपर्टी है। हर एक बॉडी है उसके पास अपना रेजिस्टेंस होता है, इसमें फ्लो होना शुरू हो रहा है, मतलब इसके पास अपना रेजिस्टेंस है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा भी मटेरियल अटैच किए, एक एक्स्ट्रा भी बल्ब अटैच किए हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। लेकिन खुद का रेजिस्टेंस है तो इसलिए खुद के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, लेकिन इन सब के साथ क्या है, खुद के रेजिस्टेंस के साथ एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो ये बात को याद रखना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होने से सारा करेंट यहीं से फ्लो होना शुरू हुआ। अब सारा का सारा करंट यहां से फ्लो होना शुरू हुआ, तो ये पूरा वायर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हीट। क्यों? रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा करंट, करंट के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा हीट, तो हीट एनर्जी जो है इसमें काफी ज्यादा हाई इंक्रीज हो जाएगा। इधर से क्यों नहीं फ्लो हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। इधर से क्यों नहीं फ्लो हुआ, यहाँ भी रेजिस्टेंस था। जैसे ये बताएं वाटर का कंसेप्ट, ये याद रखो कि अगर पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से वाटर फ्लो करना है, तो ये रास्ते में हमने पत्थर से जाम किया हुआ है, तो वो वाटर उधर फ्लो करना पसंद करेगा जहां पे रेजिस्टेंस यानी पत्थर नहीं है, अपोजिशन नहीं है, उधर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो पूरा करंट इस रास्ते में फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, आगे भी रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहाँ का अटैच हुआ है दोनों डिफरेंस पोटेंशियल, मतलब प्लस और माइनस, तो ये यहां से फ्लो करना शुरू हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा और इसमें नहीं आएगा, फिर भी दो सर्किट कम हो गया। तो इसमें सर्किट जो है कम हो गया, मतलब शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, इसीलिए हम इसका नाम रख दिए शॉर्ट सर्किट। तो इसके लिखते हैं डिफिनेशन कि शॉर्ट सर्किट किसको कहेंगे और ये कब होता है। ठीक है, तो देखिए वही चीज जो हम आपको समझाए उसी चीज को लिखेंगे। व्हेन टू अपोजिट पोटेंशियल अपोजिट पोटेंशियल पोटेंशियल अपोजिट पोटेंशियल मीन्स प्लस और माइनस अटैच्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कहीं भी अटैच हो गए सर्किट में, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उस सर्किट का डिक्रीज कर जाएगा। देन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीजेज, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू दिस करंट विल बी इंक्रीजेज। ठीक है, करंट विल बी इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ करंट विल बी इंक्रीजेज in circuit, and the heat is increased
increase square of the current, square of the current. This phenomenon is known as, this phenomenon is known as short सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे जो लिखा शॉर्ट सर्किट का, वो लिखे क्या है कि जब कभी भी दो अपोजिट पोटेंशियल ज्वाइन हो जाए पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं भी, तो वहां का रेजिस्टेंस बहुत डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस सर्किट का करंट काफी हाई इंक्रीज हो जाता है। करंट के इंक्रीज होने से हीट जो है उसके स्क्वायर से इंक्रीज हो जाता है और पूरे सर्किट में जो है वो आग लग जाती है। इस पूरे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट का ये कंसेप्ट है, इसको कैसे बचा जाएगा के बारे में कि शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। जैसे ही हमारा दो अपोजिट, जैसे ये प्लस और ये माइनस अपोजिट पोटेंशियल किसी भी वजह से अटैच हो जाए सर्किट में, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है काफी ज्यादा इस सर्किट में। ऐसा है, इसमें डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस, और डिक्रीज हो जाने से, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाने से क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हीट क्या होता है, ये होता है I स्क्वायर आर टी, और हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू आई आर। ये कब अप्लीकेबल है, जब हमारा कांस्टेंट और टाइम जो है, टाइम और करंट ये कांस्टेंट रहे, तो रेजिस्टेंस हमारा घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी वायर में हीट कब प्रोड्यूस होगा। जैसे ही यहाँ से अगर R का वैल्यू आप निकालिए तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। R का वैल्यू जैसे जैसे कम होगा करंट हाई हो जाएगा, और करंट कितना हाई होगा, R जितना कम करेंगे उसके स्क्वायर से हीट हाई होगा। तो इस तरह से इस पूरे सर्किट में करंट का स्क्वायर हो जाएगा और करंट काफी हाई स्पीड से इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा, काफी हाई करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बाद का हमारा टर्म है कि अब हम क्या करेंगे, ये सर्किट में हम चाहते हैं कि इसमें आग न लगे, ये सर्किट जले नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम सोचेंगे कि ये सर्किट जहां से भी करंट बढ़ गया वो फ्लो हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। हम इसको तोड़ना चाहेंगे, इसको तोड़ना चाहेंगे, करंट तो ऑलरेडी इधर नहीं जा रहा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वो कम है। तो जिधर रेजिस्टेंस कम होगा, अभी हमने बताया जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो सारा का सारा करंट ऐसे इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, इधर तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो इसको स्विच ऑफ करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मेनली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारा सर्किट किसी तरह से ब्रेक हो जाए, और सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूज क्या होता है। हम इस सर्किट में यहाँ पे एक फ्यूज लगा देंगे। फ्यूज वायर लगाने से क्या होता है, फ्यूज वायर जो होता है वो हमारा फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस तो हाई होता है, किसी भी गिवन करंट के लिए, कोई भी करंट दिया रहेगा उसके लिए उसका रेजिस्टेंस हाई है, वो जल्दी गर्म होगा, और गर्म होकर के जैसे ही करंट हाई होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये क्या होता है कि अपने रेडिएटेड टेम्परेचर स्टेबल नहीं हो पाता है, उससे पहले ही ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके अलग हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में इधर से फ्लो हो जाता है, और यहाँ से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये काम हम लोग इस सर्किट में भी कर सकते हैं और इस सर्किट में भी कर सकते हैं। जैसे हमें कभी मान लीजिए कि हमें कभी टीवी का, हमें बचाना है अपने टीवी को, यहाँ से ये हमने यहाँ पे कोई हीटर लगाया है जो कि हमारा 5 एम्पियर 10 एम्पियर ले रहा है करंट, और हमारा टीवी ओनली 5 एम्पियर करंट ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 10 एम्पियर करंट आ रहा है वही 10 एम्पियर इधर करंट जाएगा। अगर उतना करंट यहाँ गया तो यहाँ पे अगर 10 एम्पियर करंट ज्यादा हो गया
तो फ्यूज क्या होगा, फ्यूज यहाँ का फ्यूज जो है मेल्ट हो जाएगा और हमारा टीवी बच जाएगा। तो इसीलिए ये फ्यूज का यूज करते हैं। अगर फ्यूज का हम रेजिस्टेंस लो कर दें, मतलब फ्यूज का रेजिस्टेंस हाई न हो, लो हो, तो क्या होगा कि वो सारे के सारे करंट को बाहर जाने देगा और ये सारे इक्विपमेंट जल जाएंगे, उसके बाद भी फ्यूज नहीं मेल्ट होगा। तो इसलिए हम ऐसा फ्यूज का प्रॉपर्टी जो है बनाते हैं, ऐसे फ्यूज को बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई हो और मेल्टिंग पॉइंट लो हो। तो लिखते हैं, आज हम देखते हैं कि फ्यूज क्या होता है। तो ये होता है एक सेफ्टी डिवाइस। इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, it is a safety device which break down the circuit ठीक है। तो क्या करता है, ये सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट से बचाने में ये हमारी मदद करता है। तो इस तरह से होता है ये हमारा जो फ्यूज होता है। ठीक है, तो फ्यूज के कुछ प्रॉपर्टी होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे वो हम लोग लिखेंगे कि एक फ्यूज वायर है उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज वायर, प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज वायर। जो भी हमारे पास फ्यूज है उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे करंट हाई हो रहा है, इस सर्किट में करंट हाई हुआ, तो हम चाहते हैं कि जो ये हमारा मेन फ्यूज है ये जल्दी मेल्ट हो जाए। तो इसके लिए जो फ्यूज बना होना चाहिए वो एलॉय का बना होना चाहिए। एलॉय का फ्यूज अगर रहेगा तो उसके पास रेजिस्टेंस हाई होता है और वो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, मेल्ट जल्दी हो जाएगा। अगर हम कॉपर का बना देते हैं तो कॉपर पूरे के पूरे करंट को आगे फ्लो करा देगा और आगे करंट को फ्लो हो जाएगा और ये मेल्ट नहीं हो पाएगा, हीट नहीं हो पाएगा, तो ये मेल्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग जो प्रॉपर्टी लिखेंगे पहला, तो लिखेंगे इट शुड बी हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए एक अच्छे फ्यूज वायर के पास। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज इसके पास बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो होना चाहिए। ये जो है एलॉय का बना होना चाहिए, मतलब इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों मिक्स करके बनाया गया रहे ताकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई रहे। तो इसको ज्यादातर बनाया जाता है टीन और जिंक और लेड की मदद से। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे घरों में जो भी फ्यूज मिलता है वो टीन और लेड का बनाया जाता है। तो फ्यूज इज मेड अप ऑफ alloy of tin which is 63% and lead which is 37%। ठीक है, इन दोनों का एलॉय बनाया जाता है, टीन एंड लेड का, जो कि टीन 63% होता है और लेड 37% होता है, ताकि क्या हो कि इसका रेजिस्टेंस हाई हो और मेल्टिंग पॉइंट लो हो पाए। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीटर और फ्यूज में क्या डिफरेंस है। तो एक पॉइंट का डिफरेंस है, हीटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है और फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो फ्यूज है उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण वो मेल्ट हो जाता है और हमारा पूरा सर्किट बच जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है उसमें फ्यूज कैसे वर्क करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स क्या होता है, जब हमारे सर्किट में, जैसे ही हमारा सर्किट था, जैसे हमने सर्किट बनाया था, इस सर्किट में बहुत सारे अप्लायंस बढ़ जाए
तो लोड जो है वो काफी बढ़ जाता है। लोड मतलब जो अप्लायंस के बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस सर्किट में हो गया लो, और रेजिस्टेंस लो होने के कारण सर्किट में काफी हाई करंट मूव होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, ये फैन है और इसके आगे आप जो भी एक इक्विपमेंट कोई भी रेजिस्टेंस ज्वाइन किए हैं, तो जितने ज्यादा रेजिस्टेंस हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के कारण जो करंट का अमाउंट है वो क्या होता है, इस पूरे सर्किट में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे ड्यू टू वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट combined in parallel, the equivalent resistance will be increases in the circuit. The equivalent रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा ना, क्योंकि पैरेलल में डिक्रीज होता है तो डिक्रीज लिखेंगे यहाँ पे, डिक्रीजेज इन द सर्किट। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है तो करंट क्या होगा, वो काफी हाई हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। देन करंट इंक्रीज टू इट्स सेफ वैल्यू क्या हुआ, जो हमारे सर्किट के लिए रेटेड करंट कि इतना करंट हमारे सर्किट में फ्लो होगा तो हमारा सर्किट के इक्विपमेंट सही से चलेंगे, उस रेटेड करंट से भी ज्यादा हो गया, उस सेफ वैल्यू से काफी हाई हो गया। इस फेनोमेना को हम लोग कहेंगे ओवरलोडिंग। ठीक है, तो लिख देंगे दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। इस फेनोमेना को हम लोग ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या हुआ इसको समझिए। जैसे ही बहुत सारे इक्विपमेंट हम ज्वाइन कर दिए पैरेलल में, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, तो पूरे सर्किट में हाई करंट मूव होना शुरू हो जाएगा। हाई करंट मूव होना शुरू हो गया तो इस कारण से जो इफेक्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट में डिफरेंस पूछा जाता है। शॉर्ट सर्किट में भी क्या होता है कि हाई करंट मूव होता है लेकिन उससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें क्या है कि हाई करंट होता है लेकिन वो सेफ वैल्यू से हाई हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो ये दो डिफरेंस है और शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो एनर्जी होता है वो होता है स्टोर ऑफ वर्क। तो स्टोर ऑफ वर्क को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, और ये स्टोर ऑफ वर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं तो हम लोग अब वही निकाल के देखेंगे। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल equipment is called इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी एनर्जी हमारे इक्विपमेंट, एनर्जी जो भी कंज्यूम करते हैं हमारे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल पाएंगे, तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो वर्क डन से ही मिलता है।
हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो होता है स्टोर ऑफ एनर्जी। जितना एनर्जी स्टोर रहेगा वो वर्क डन होगा। तो पूरा टोटल जो वर्क डन है वो एनर्जी में कंज्यूम हो जाता है। और हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू पावर इंटू टाइम। जानते हैं ना, वर्क डन पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई टी, then energy will be power into time. That power we will take in kilowatt. Power we take in kilowatt and time in hour. Then we have an standard meaning, that is kilowatt hour. Kilowatt hour means that is 1 unit. इसी को हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। जो किलोवाट आवर है एनर्जी का, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है उसको किलोवाट आवर या फिर हम लोग 1 यूनिट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में हमें 1000 वाट होता है और 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इतने वाट इनटू ये हम लोग करेंगे, यहां से हमें निकल जाएगा कि कितना जूल एनर्जी जो कंज्यूम होता है। अगर हमारा इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 36 पे 50 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम होगा। मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कोई भी बल्ब 1 किलोवाट का बल्ब 1 आवर तक अगर वो जलाया जाता है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इतना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे कुछ। इस यूनिट को एक और नाम है BOT, दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये भी बोला जाता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल यूनिट के लिए यूज करते हैं। जनरली किलोवाट आवर और यूनिट ही बोला जाता है। तो ये है, इसको हम लोग 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे अभी। तो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको पूरे पीछे के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप आगे न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद हमें करना रहता है कि उससे रिलेटेड क्या चीजें आप जानते हैं उस फॉर्मूले का यूज करना। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। अगर हमारे पास एक सर्किट दिया है ऐसा, और इस सर्किट में हमें यहाँ पे एमीटर लगा दिया गया है और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, और ये है 12 वोल्ट, 2 ओम एंड 4 ओम। ये 2 ओम और 4 ओम का 2 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमें जो लगाया गया है एमीटर और वोल्ट मीटर, इसकी रीडिंग देना है। फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे इसको ध्यान से सुनिए। तो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो है सर्किट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। एक चीज और हम जानते हैं कि जब भी सीरीज में कनेक्टेड रहता है रेजिस्टेंस, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता है और करंट जो है वो सेम रहता है।
तो करंट का रीडिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि जो करंट ये होगा ये पूरे सर्किट का होगा, इसके कारण जो फ्लो होके करंट आ रहा है ये सारा करंट हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये दोनों सीरीज है, कैसे, इसका और इसका कनेक्शन जो है सेम है, इसका जो एंड पॉइंट है इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये एक सीरीज कनेक्शन हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों ही रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2, 2 ओम प्लस 4 ओम, डेट इज 6 ओम। ये हमारा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। इसी तरह से अगर हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दिए और हमें गिवन क्या है, V 12 वोल्ट। ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, और यहां से V कितना दिया है 12 बाई R इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला, R इक्विवेलेंट निकाला 6 वो ओम, इसको काटेंगे 6 टू 12, 2 एम्पियर इज द करेंट। मतलब करेंट एमीटर कितनी रीडिंग देगा, 2 एम्पियर की। अब ये 2 एम्पियर करेंट यहां से गया और यही 2 एम्पियर करंट इससे भी जाएगा, यहाँ भी करंट कितना होगा, तो करंट का वैल्यू यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा। और V का वैल्यू आपको पता है, तो V का वैल्यू पता है, सॉरी जो R2 का वैल्यू है ये पता है, और I का वैल्यू 2 एम्पियर है, तो आप निकाल सकते हो V। तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2, R2 कितना है 4 ओम और I है 2 इंटू 4 दैट इज 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 8 वोल्ट। टोटल कितना था 12, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बचा हुआ 8 के बाद कितना बच गया 4। देखिए करंट 2 है तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा, तो इसका करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि हमें न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। ठीक है, एक सीरीज एक अब पैरेलल का करेंगे कि अगर एक रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कंबाइन किए हैं ऐसे। पिछले 10 सालों का क्वेश्चन हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे और उसके सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। अब यहां से ये 3 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल है और यहाँ ये 30 वोल्ट के बैटरी के साथ अटैच्ड है और ये जो है 5 ओम ईच है, 5 ओम ईच रेजिस्टेंस है इनका। तो हमें फाइंड करना है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट करंट, मतलब यहाँ पे एमीटर की एक रीडिंग फाइंड करनी है हमें कि यहाँ पे जो एमीटर है उसका रीडिंग कितना होगा। दूसरा, इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा, इस ब्रांच में A1 लिख देते हैं इसको। A1 का रीडिंग, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड A1, ये दोनों की रीडिंग हमें बतानी है। तो दोनों की रीडिंग हम कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 5 ओम, अगेन R3 इक्वल टू 5 ओम। तो आपको हमने बताया था कि अगर सेम रेजिस्टेंस के बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, R अपॉन N। यहाँ पे R है 5 ओम और N का वैल्यू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 1 2 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3। तो 5/3 ओम जो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किए, देखिए ये कितने हुए, 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों 5 ओम का है, तो इसलिए R/N कर देंगे और यहां से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यहां से हमें पता है वोल्टेज का वैल्यू भी हमें जो गिवन है कितना दिया है 3 वोल्ट। अब इस पूरे सर्किट का करंट कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू कितना है 30 अपॉन 5/3। अब ये 3 चला जाएगा ऊपर
तो यहाँ पे हो जाएगा 30/5 इंटू 3, 5 6 जा 13, 18 एम्पियर का करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। यहाँ पे करंट जो आया वो 18 एम्पियर का। आपको बताना है कि इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या सोचना होगा कि इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये सर्किट आ रहा है, यही तो पॉइंट, ये प्लस यहाँ तक गया है और ये माइनस यहाँ तक गया है। हम बताए थे कि क्या होता है जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होगा 30 वोल्ट। और आर पता है एम्पियर का, A1 का रीडिंग निकालना है। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन ये समथिंग R2 है, तो R2 हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। तो V कितना है 30/5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 एम्पियर करंट आ जाएगा। इसमें A1 का रीडिंग जो होगा वो आ जाएगा आपको, I1 इसको लिख देते हैं करंट। A1 का रीडिंग 6 एम्पियर, 6 एम्पियर टोटल करंट 18 एम्पियर। तो देखिए 6 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है और ये भी 5 ओम का है, तो 6 एम्पियर यहाँ चला जाएगा और 6 एम्पियर यहाँ आएगा, मतलब टोटल करंट आपको 18 एम्पियर आ गया। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये दो तरह के न्यूमेरिकल है, इस तरह के और भी न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन अब थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल चलते हैं, देखते हैं जिसको इसमें पूछा जाता है। जो तीसरे तरह का न्यूमेरिकल है वो क्या है, वो हम लोग अब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो थर्ड है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ resistance of a wire is 10 ohm, if resistance of a wire is 10 ohm and it stretched to double of it, find new resistance। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आपको दिया है समथिंग R इक्वल टू 10 ओम, इसका दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको लंबा कर दिया जाता है, स्ट्रेच करके डबल कर दिया जाता है। जब इसको डबल किया जाता है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे हम आपको बताए थे। जब लेंथ को डबल कर दिया जाए 2L, अगर इसका एरिया A है तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब n टाइम्स लेंथ बढ़ाने से n टाइम्स एरिया घट जाता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। देखिए कैसे होता है ये, हम अगर n टाइम्स लेंथ को बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, तो जैसे इसको स्ट्रेच करेंगे ये वायर धीरे धीरे पतला होते जाएगा। पतला होते जाएगा का मतलब हुआ इसका एरिया पहले से डिक्रीज कर गया। तो एरिया डिक्रीज किया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका नया एरिया A/2 आ गया। तो पहले जो रेजिस्टेंस था उसको हम लोग निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, ठीक है, इसकी वैल्यू R है। अब नया रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि R' इज न्यू रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा रो, L के जगह पे 2L पुट करेंगे। 2L कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे L इक्वल टू क्या है, यहाँ पे L इक्वल टू 2L के बराबर है, बाई A/2। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आपको ऊपर जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 ρL/A, ये हो जाएगा 4 इंटू R। ρL/A का वैल्यू क्या है R, और R का वैल्यू आपको दिया है, मतलब ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 डेट इज 40 ओम, डेट इज 40 ओम। अब हम लोगों ने इसके लिए भी एक फॉर्मूला निकाल लिया था। क्या फॉर्मूला निकाले थे कि अगर हमारा, एक फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए थे कि अगर हमारा वायर को डबल कर दिया जाए
डबल कर दिया जाए तो जो हमारा रेजिस्टेंस R डैश आएगा वो n स्क्वायर R के बराबर आएगा। अगर 3 गुना करते तो n के जगह पे 3 करते, अगर ट्रिपल करते तो 4 टाइम्स करते तो n के जगह पे 4। अब n के जगह पे यहाँ पे जो हमने स्ट्रेच किया है इसको डबल वो रख सकते हैं। ये बिल्कुल इसका ट्रिक्स है जिससे आप निकाल सकते हैं। ट्रिक्स नहीं, ये तो आया फॉर्मूला से ही था। तो R डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, n के जगह पे हम 2 पुट करेंगे इंटू R, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू R, और 4 इंटू R का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, दैट इज 40 ओम। इस तरह से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं R डैश का वैल्यू, तो इतना करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कह दिया जाए कि अगर उसको 3 टाइम्स किया गया तो n के जगह पे 3 टाइम्स पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। अगर इसको कहा जाए कि 4 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया तो n के जगह पे 4 पुट कर देंगे, और ये आसानी से इस तरह का न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए हम ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, और एक लास्ट क्वेश्चन इसको लिख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे हम लोग शॉर्टकट में बना सकते हैं। जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस हमें करनी आनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि किसी बल्ब के पास या कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि जैसे हमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by 2 fans of 20 watt, 2 fans of 20 watt running for 4 hours. 5 bulbs of 100 watt running for 5 hours, ठीक है। डेली, ये सब डेली दिया है, एवरीडे के लिए है। उसी तरह फैंस के बाद अगर हम मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1000 watt running for 1 hours एवरी डे, ये डेली का है। और हमें फाइंड करना है कि मंथली कॉस्ट क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इफ कॉस्ट इज गिवन, इफ कॉस्ट इज 5 रुपीज 5 पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट है, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, वो हम लोग निकालेंगे, और ये पूरे मंथ का निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय डेली फॉर 1 मंथ, डेली फॉर 1 मंथ। 1 महीने के लिए ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा और कितना पैसा देना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो एनर्जी निकालेंगे कि एनर्जी कितना कंज्यूम्ड होगा 1 महीने में। तो सबसे पहले जो पावर दिया है, तो हम लोग जानते हैं, हमें क्या पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, बट पावर जो है यहाँ पे वो पावर होना चाहिए किसमें, किलो वाट में। यहाँ पे पावर दिया है वाट में, तो इसको चेंज कर लेंगे। तो P1 जो पावर 1 दिया है बल्ब का 20 वाट, ये हो जाएगा, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.020 किलो वाट। अगर इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट के बाद तो 0.02 लिख देते हैं इसको किलोवाट। तो इसका हम जो लोग निकाल देंगे जो फैन है, फैन के लिए कि ये 4 घंटे चलता है तो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एनर्जी ऑफ फैन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन, कंज्यूम्ड बाय फैन कितना हो जाएगा, पावर
इंटू टाइम, पावर है इसका 0.02 इंटू टाइम है ये 4 आवर्स के लिए चलता है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना एनर्जी आ गया, ये क्या आएगा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में आ जाएगा। इसी तरह एनर्जी बल्ब का निकाल देंगे। अब ये एनर्जी कितने फैन का आया, 1 फैन का। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं 2 फैंस का, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 फैन है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.16 किलोवाट आवर। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 2 फैंस। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से 5 बल्ब्स का निकालेंगे। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, अब हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं ऐसे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 5 बल्ब्स। इसका क्या हो जाएगा, 5 बल्ब्स के लिए हम लोग पावर क्या लेंगे, इसका पावर 100 वाट दिया है, इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू पावर इंटू टाइम, कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। कितने बल्ब है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 20 से 20 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, 5 5 या 25, 2.5 किलोवाट आवर जो है वो बल्ब्स जो है पर डे ले रहे हैं, ये पर डे का निकाल रहे हैं। लास्ट में हमें 1 मंथ के लिए 30 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब हम लोग निकालेंगे, एक मोटर है उसका 1000 वाट है, मीन्स 1 किलोवाट है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई मोटर, कितना एनर्जी मोटर कंज्यूम कर रहा है, 1 किलोवाट इन 1 आवर, और एक ही है तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। अब टोटल एनर्जी एक दिन का निकाल देंगे और उसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, और उसको हम लोग टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास है ये फैन का, ये बल्ब का और ये मोटर का, तो 0.16 प्लस 2.5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6, 5.6, 213, 3.66 किलोवाट आवर पर डे का है। तो 1 मंथ का क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ मीन्स 30 डेज, 30 डेज का हम लोग मंथ लेते हैं, 3.66, अगर दिया रहे 31 तो 31 ले लेंगे, जो भी दिया रहे वो ले सकते हैं। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 19, 3 3 जा 9, 1 10 एंड 1 0, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहाँ इतना किलोवाट आवर यानी कि इतना 109.80 यूनिट जो है एनर्जी, वो हमारे पूरे मंथ का आ गया। अब कह रहा है कि 1 यूनिट का कॉस्ट दिया है 5 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट हमें निकालना है। तो टोटल कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू 109.80 इंटू 5, 0 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 9 5 जा 45 एंड 4 49 कैरी 4 और 5 1 जा 5। इतना रुपीज जो है आपको उस मंथ में देना होगा अगर आप इतने निकाल रहे हो तो इस तरह से हम किसी भी घर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं कि कितने एनर्जी कंज्यूम हुआ और कितना उसका कॉस्टिंग हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर का, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बनाएंगे और आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास को आप लोग देखना न भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।